Hello everyone, this is Pooja Maurya. Welcome to Easy Biology. I hope you all are fine. So in the last class, in the last video, हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करी थी जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल्स की बात करी थी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जो भी सेल्स या जो भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं, एंजाइम यूज़ करते हैं, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी पार्ट को सेल को यूज़ करके जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम उसको यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एंड दैट इज़ यूज़फुल विद द मैनकाइंड। ये एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इस पार्ट में हम उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। थोड़े से प्रिंसिपल्स मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। केमिकल इंजीनियरिंग में हमने 3 प्रोसेसेस डिस्कस किए थे, जिसमें कि पहला प्रोसेस था आपका फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम कैसे बनाते हैं? बाय कंबाइनिंग द 2 पार्ट ऑफ द जीन। ओके, एक पार्ट हमने प्लाज्मिड से लिया, दैट इज़ द फॉरेन डीएनए, और दूसरा इज़ द वेक्टर डीएनए। ओके, उसको इंसर्ट करके वी एक्चुअली लाइगेट इट फर्स्ट। तो लाइगेशन कराते हैं उसका, देन वी इंसर्ट इट इन अनदर होस्ट सो दैट कि वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन हो सके। दिस वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर उसकी क्लोनिंग कराते हैं एंड देन द जीन ट्रांसफ़र। ये 3 स्टेप्स हमने थोड़े से इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में हमने ये डिस्कस किया था लाइक कि जो भी हम सेल और उसके कंपोनेंट जो भी नया हम कुछ बना रहे हैं, तो वो नया जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर पीएच, वी रिक्वायर टेम्परेचर। ओके, दिस वॉज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। आज हम जो पढ़ेंगे दैट वुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। तो प्रिंसिपल्स में हमने जो 2 प्रिंसिपल पढ़े थे उसको हम आज एक्सटेंड करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि कोहेन एंड बोयर, ये जो 2 साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था एंड फॉर दी वर्क, जो काम इन्होंने किया था लाइक दे हैव टेकन, इन्होंने एक फॉरेन डीएनए लिया था, उस फॉरेन डीएनए को ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवाया था। ओके, दे हैव डन दिस वर्क इन 1973 में। तो आज हम इन्होंने जो काम किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, पहले एक फॉरेन डीएनए लिया, लेट्स से दिस इज़ द फॉरेन डीएनए। ओके, ये फॉरेन डीएनए है एंड एक वेक्टर डीएनए लिया। ओके, वेक्टर डीएनए। तो ये जो फॉरेन डीएनए है और ये जो वेक्टर डीएनए है ये किसी प्लाज्मिड के अंदर ही होगा। ओके, ये भी किसी प्लाज्मिड के अंदर का ही होगा। तो दोनों को ही सेम एंजाइम से कट किया जाएगा, दोनों को ही सेम एंजाइम से इन लोगों ने कट करवाया। ओके, सेम एंजाइम कट करने के बाद, सेम एंजाइम से कट करने के बाद ताकि इनकी जो साइड्स हैं वो सेम हो, ठीक है, ताकि इनकी साइड सेम हो। कट करने के बाद दे हैव लाइगेटेड। ओके, दे हैव लाइगेटेड यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज, यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जो है दिस इज़ अ एंजाइम जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। तो ये ग्लू का काम करता है जिसमें कि दोनों डीएनए को ये ज्वाइन कर देता है, लाइगेट कर देता है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है देखेंगे अब। ज्वाइनिंग के बाद इसको हम ई कोलाई के बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाएंगे, ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें मिल सकें। दिस इज कॉल्ड द जीन ट्रांसफर स्टेप। ओके, दिस इज कॉल्ड द जीन ट्रांसफर स्टेप। तो जीन ट्रांसफर में दे हैव गिवन द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, दे हैव गिवन द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी यूज़ किया और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के यूज़ किए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ द मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, और वी ऑल्सो कॉल देम केमिकल स्कैल्पल्स। केमिकल स्कैल्पल, मॉलिक्यूलर सीजर, ये सारे वर्ड जितने भी हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, दीज ऑल टर्म्स आर यूज फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, जिसको शॉर्ट में हम आर ही लिखते हैं। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं सारे तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फॉरेन डीएनए एंड द टाइप ऑफ द वेक्टर डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी चूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड देन जो हमें डीएनए डिज़ायर्ड डीएनए है सिर्फ उसी को वो कट कर सके और सेम सीक्वेंसेस यहाँ पे भी कट हो सके, ठीक है। सेम सीक्वेंसेस रहेंगे देन ओनली इट विल बी लाइगेट। अगर सीक्वेंसेस गलत हैं, लाइक गलत सीक्वेंसेस हैं, तो ये आपस में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेम रहेंगे सीक्वेंसेस तो ईजिली लाइगेशन हो पाएगा। ओके, ईजिली लाइगेशन हो पाएगा। अगर सीक्वेंसेस अलग हो गए तो लाइगेशन प्रॉपर नहीं होगा।
और लाइगेशन के बाद इसे हमें ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करना है, इसे ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवाया। सो दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली डन बाय कोहेन एंड बोयर, और सबसे पहले इन्होंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था ई कोलाई के अंदर, एंड दिस वाज डन इन 1973। इसको इन्होंने 1973 में ये काम किया था। अभी यहाँ पे जो इंसर्शन का जो आप स्टेप देख रहे हो, जैसे कि ये लाइगेट होने के बाद ये जो स्टेप है, ये बेसिकली ये जो स्टेप है, जैसे आप मलेरिया का पैरासाइट होता है, किसी मलेरियल पैरासाइट को आप एक हेल्दी और यू कैन से एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी तरह का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया है। उसी तरह का एक प्रिंसिपल यहाँ पे कोहेन एंड बोयर ने भी यूज़ किया है। कोहेन एंड बोयर ने भी, जैसे कि एक मलेरियल पैरासाइट है, लेट्स से कि जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, बेसिकली प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम को ही हैज़ टेकन, ओके, प्लाज्मोडियम एक हेल्दी पर्सन, सॉरी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक्सट्रैक्ट करके एक हेल्दी पर्सन के अंदर इंसर्ट किया गया। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर का काम कर रहा है, उसी तरह से ये जो जीन है ये भी काम कर रहा है, ये एक वेक्टर है, और आप इसे कह सकते हैं दिस इज़ द पैरासाइट, ओके, दिस इज़ द पैरासाइट विच इज़ प्रेजेंट इन दिस वेक्टर, और ये वेक्टर अब इंसर्ट होने जा रहा है एक ह्यूमन के अंदर, ओके। तो प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही है, जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे बन रही है, एक प्लाज्मोडियम है और दिस इज़ द मॉस्किटो, ये प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो के अंदर है, और ये मॉस्किटो अब इंसर्ट कर रहा है उस प्लाज्मोडियम को किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, ओके। द प्रिंसिपल इज सेम, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जो नेचुरली प्रेजेंट है, उसी प्रिंसिपल पे स्टैनली एंड कोहेन ने भी काम किया है, ओके, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है, उसी प्रिंसिपल पे इन दोनों ने भी काम किया। तो दिस वॉज द वर्क एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहेन एंड बोयर, एंड दे वर द फर्स्ट टू एक्चुअली डिस्कवर द आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसको हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं, ओके। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द कोहेन एंड बोयर। तो यहाँ पे इस स्टेप को हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर एंड देन जीन क्लोनिंग, ओके, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। तो बेसिकली वी हैव 3 steps, okay, there are 3 steps in creating genetically modified organism, okay, 3 स्टेप हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। पहला तो है हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा उस डिज़ायर्ड जीन का, जो जीन हमें चाहिए, ओके। तो उस जीन को, जो डिज़ायर्ड जीन है, उसको पहले आइडेंटिफाई करके वहाँ से कट करके देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस इन अ वेक्टर। तो सेकेंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को भी आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जीन ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है, उसका जीन ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये तीनों स्टेप जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस डिज़ायर्ड जीन, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद दिस डिज़ायरेबल जीन, देन द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट डीएनए। ये जो डीएनए है इसका इंट्रोडक्शन करवाना है किसके अंदर, एक वेक्टर डीएनए के अंदर। दिस इज द सेकेंड स्टेप, ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन थर्ड इज आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिस, एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना है, एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना है, और फिर इसको ट्रांसफ़र करना है एक डीएनए के अंदर, ठीक है, फिर इसको एक ट्रांसफ़र करना है डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ओके, प्रोजेनी में भी इसका ट्रांसफ़र करवाना है। तो दिस इज़ द 3। आपसे अगर कोई प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल में आप लिखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, दिस इज़ द 2 प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई स्टेप्स पूछता है, मेन स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो स्टेप्स में पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन, सेकेंड स्टेप जो है दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए को आइडेंटिफाई करना, और थर्ड स्टेप है हमारा दैट मेंटेनिंग ऑफ दो स्टेराइल कंडीशन एंड देन ट्रांसफरिंग दैट डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ओके। ये 3 मेन स्टेप हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके टूल्स। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लैब में परफॉर्म करते हैं, तो लैब में परफॉर्म करते वक्त भी आप सबसे पहले एम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट का, ओके, कि एम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट का। फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो जो भी मटेरियल आपका उस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायर्ड होता है देन यू राइट ऑल दोज मटेरियल, देन यू गो फॉर द प्रोसीजर, ओके, प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, देन यू पुट ऑब्जर्वेशन एंड द रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो यही भी एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके एम के बारे में पढ़ा, अब इसके प्रिंसिपल्स के बारे में देखा हमने। अब हम पढ़ेंगे इसके टूल्स कि कौन कौन से इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टूल्स में वी विल स्टार्ट
तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे जो टूल्स हैं, दीज आर दी टूल्स ऑफ बायोटेक। पहला टूल है हमारा एंजाइम। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में पहला टूल हमारा एंजाइम है। दूसरा टूल हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर जिसमें कि हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे। देन वी हैव कॉम्पिटेंट होस्ट। ओके, ये सारे ही हम इसको लाइन वाइज पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एंजाइम, इसको देखते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ एंजाइम यहाँ पे। पहला है हमारा लाइजिंग और यू कैन से लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, पहला है हमारा लाइसिंग एंजाइम। तो लाइसिंग मतलब होता है, लाइसिंग जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, और प्लाज्मोलाइसिस। तो बायो में लाइसिस मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करना। ओके, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना इज कॉल्ड दी लाइसिस। तो यहाँ पे हम बेसिकली ब्रेक डाउन किस चीज़ का कर रहे हैं, जो भी हम लेट्स से डीएनए ले रहे हैं, फॉरेन डीएनए, उसी का ब्रेक डाउन करना है। हमें अपना डिज़ायर डीएनए वहाँ से कट करना है। तो अगर हमारा डिज़ायर डीएनए लेट्स से कि बैक्टीरिया से हमने लिया, तो बैक्टीरिया के लिए उसमें हम एंजाइम लाइजोजाइम यूज़ करेंगे। ओके, बैक्टीरिया के लिए जो लाइसिंग एंजाइम होगा दैट वाज बी लाइजोजाइम। अगर लेट्स से कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए हम काइटिनेज यूज़ करते हैं, काइटिनेज। और ये काइटिनेज बेसिकली फंगस के लिए होता है। ओके, फंगस में जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ ऑफ द पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, तो ये फंगस के लिए। प्लांट के लिए हम सेल्यूलेज यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो सेल्यूलेज है। और बैक्टीरिया में लाइजोजाइम होता है, तो लाइजोजाइम एंजाइम यूज़ करते हैं। और फंगस में वी गो फॉर काइटिनेज। तो ये हमारे सबसे पहला कैटेगरी है एंजाइम का। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पार्ट पे ही है। तो पहला कैटेगरी ऑफ एंजाइम है हमारा लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, लाइसिंग एंजाइम के बाद हम आते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी है। अभी लाइसिंग एंजाइम के बाद हमारा सेकेंड कैटेगरी है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम, अभी क्लीविंग मतलब क्या है, क्लीव करना, किसी चीज़ को ब्रेक करना। ओके, क्लीव करना, किसी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम में हमारे पास जनरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं। अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने जो बताया आपको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज दी 1970 में 3 साइंटिस्ट थे, नैथन, स्मिथ एंड आर्बर। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए थे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं 2 कैटेगरी में होते हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंसेस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला जो है हमारा क्लीविंग एंजाइम दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस एंड दूसरा है हमारा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस में क्या होता है, एक्सो वर्ड जब भी जनरली बायो में हम आउटसाइड को कहते हैं। ओके, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। तो एक्सो मतलब कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए, ये एक ऐसा एंजाइम है जो किसी पार्ट ऑफ डीएनए को टर्मिनल पोर्शन से कट करेगा। ओके, टर्मिनल पोर्शन से कट करेगा। डीएनए इज जनरली लीनियर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होगा और लीनियर डीएनए होंगे। ठीक है, डीएनए के 2 ही फॉर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीएनए इस तरीके से बनाया है। तो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टर्मिनल पोर्शन पे कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टर्मिनल पोर्शन पे कट करेंगे, और जो एंडोन्यूक्लियस हैं ये इनसाइड कट करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे कट कर दिया, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी कट कर सकते हैं और बोथ स्ट्रैंड्स को भी कट कर सकते हैं। ये जनरली सिंगल स्ट्रैंड्स को कट करते हैं। ठीक है, और एक्सोन्यूक्लियस जो है आरएनए को कट नहीं कर सकता, दिस कैन नॉट कट आरएनए। ओके, एंडोन्यूक्लियस जो है दिस कैन कट आरएनए, ये आरएनए को कट कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में। एक्सोन्यूक्लियस जो है टर्मिनल पोर्शन पे कट करते हैं और एंडोन्यूक्लियस बीच के पोर्शन को कट करेंगे, बिटवीन दी स्ट्रैंड्स। ओके, बिटवीन दी स्ट्रैंड्स एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं। और एंडोन्यूक्लियस क्या है, आरएनए को भी कट कर सकते हैं, जो कि एक्सोन्यूक्लियस जो है नहीं कट कर सकते। तो एक्सोन्यूक्लियस जनरली ये सिंगल स्ट्रैंड पे काम करते हैं, जनरली दे एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड। और एंडोन्यूक्लियस जो है हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंड को भी कट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लीविंग एंजाइम। अब चलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये हमें डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ होंगे।
ओके, जो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करना या जहाँ पे आपको अलाउ ना किया जाए जाना। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि एक रोकथाम लगाना, ठीक है। और नॉट अलाउड एरिया भी हम बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो किसी पोर्शन पे कट करेंगे डीएनए के और दूसरे पोर्शन को नहीं कट कर सकते, और जहाँ भी ये कट करेंगे दे विल प्रोड्यूस अ स्टिकी एंड। ओके, दे विल प्रोड्यूस अ स्टिकी एंड। तो ये एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, दे विल प्रोड्यूस अ स्टिकी एंड। स्टिकी एंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनको लाइगेट होना होता है दूसरे वेक्टर डीएनए के साथ। तो अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना है कि सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया इन 1970 एंड दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1978। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है, अभी 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो हमने अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन से डिस्कवर किया है। लाइक 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से हमने 900 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने आइसोलेट किए हैं। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं, लाइक व्हाट दे ऑल डू। तो इसके फंक्शन को देख, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे थे हम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है कि ये एंजाइम 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। अब हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसमें क्या होता है, जनरली ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, और 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं ये। और जो इनको काम करने के लिए दे रिक्वायर एटीपी, ठीक है। इनको काम करने के लिए एटीपी चाहिए, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन चाहिए एंड मैग्नीशियम आयंस चाहिए। तो इनको अगर हमें काम कराना है तो साथ में एडिशनल चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक फ्री में अवेलेबल नहीं होंगे। इनको काम करने के लिए बहुत सारी एडिशनल चीज़ें चाहिए होती है कि जैसे किसी से काम करवाना है आपको, तो आपको पहले उसको रिश्वत देनी पड़ेगी तब वो आपका काम करेगा। तो ये भी इसी टाइप के हैं, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इनको ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट है, एक चेयर है इनकी जहाँ पे ये बैठ जाएंगे और वहीं पे काम करेंगे, और काम नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बैठे रहेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हमारी जगह है और ये हमारा काम है, बट स्टिल काम नहीं करेंगे, ठीक है, बट स्टिल काम नहीं करेंगे। तो दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट बट दे डू नॉट कट दो साइड। तो ये फॉरेन डीएनए में चाहे वेक्टर डीएनए में रिकॉग्नाइज तो कर लेंगे उस साइट को कि यहाँ पे हमें काम करना है, लेकिन काम करेंगे नहीं, ओके। ये इसका ड्रॉबैक है, और ये जनरली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनको हम नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज एक तो इनको रिश्वत भी दो, ऊपर से ये काम भी नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने लायक है। दूसरा कैटेगरी है हमारे पास टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है, ये सिंपल है, कोई ज़्यादा सब यूनिट से भी नहीं बने हैं, दे आर वेरी सिंपल, बिकॉज जो काम करने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी आपको सिंपल मिलेंगे, एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी रिश्वत, okay, they do not require any ATP, they do not require any magnesium and they do not require any S-adenosyl methionine। तो कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं है इन्हें, एंड दे रिकॉग्नाइज दो साइट एंड कट दो साइट, बिना रिश्वत लिए काम कर रहे हैं। तो सब इनके पास ही जाएंगे कि इनसे ही काम करवाना है, इसीलिए ये जनरली यूज़ किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो जितने भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हैं वो जनरली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, दे आर जनरली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब टाइप 3 वाले भी देख लेते हैं, इनकी कैटेगरी क्या है। तो टाइप 3 में ये 2 सब यूनिट से बनते हैं, चलो यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है, बट इनको भी रिश्वत चाहिए, ठीक है, रिश्वत यहाँ पे भी चाहिए, और ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं बट काम नहीं करते हैं, ठीक है, काम नहीं करते हैं। तो इसको भी हम नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज जो काम नहीं करता उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ काम ले ही नहीं सकते उससे आप काम, बिकॉज वो काम ही नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें देने के बाद भी दे आर नॉट वर्किंग, सो दे आर ऑल्सो नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे, दे आर ऑफ टाइप 2 टाइप, ठीक है, वो टाइप 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे। अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है और उसकी क्लासिफिकेशन देखी है। अब इसका नामकरण भी करना पड़ेगा, बिकॉज अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, 900 है, तो 900 को कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, वरना उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब देखते हैं उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो नॉमेनक्लेचर एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें एंजाइम्स को नेमिंग करने का। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेमिंग करना देख, तो नॉमेनक्लेचर में देखिए ये एग्जाम्पल है, दिस इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है
नॉमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। किसी भी एंजाइम जो भी हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे वो इस तरह के फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ई कोलाई RY13 ये एक एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो यहाँ पे जो ई है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जीनस, ये जीनस का नाम है, एंड यहाँ पे CO है, ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो R है, ये जो वर्ड R है ये स्ट्रेन को बताता है कि कौन से स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे 1-3 जो है, ये 1-3 ये ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में डिस्कवर हुआ था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कवर हुआ था। तो जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे बताए जाएंगे वो इसी फॉर्मेट में लिखे होंगे और सबका मतलब इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो 4 नोटेशंस आपको याद रखनी है, एक तो जीनस, स्पीशीज एंड द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया एंड द ऑर्डर इन विच इट वाज आइसोलेटेड। तो ये 4 ही ऑर्डर आपको याद रखनी है नॉमेनक्लेचर पार्ट में। अभी हम बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे, तो कुछ एंजाइम्स अब जैसे हम देखेंगे तो आपको यू विल कम टू नो कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है एंड हाउ दे परफॉर्म देयर एक्शन। तो इसका फंक्शन भी हमें पढ़ना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें है ALU1, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में यू विल सी दिस इज द रिकॉग्निशन साइट, ये इस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं AGTC, और इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में होगा TCGA, ये इस तरह के स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये यहाँ पर और यहाँ पर कट करेंगे। ओके, ये यहाँ पर और यहाँ पर कट करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ठीक है, इस तरह के एंड, ये जो एक एंड दिख रहा है ये दूसरा एंड, तो ये ब्लंट एंड बोलते हैं, इसको हम ब्लंट एंड बोलते हैं, जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके बीच में कट हुआ है। ओके, तो एंडोन्यूक्लियस ही है एंजाइम जो यहाँ पे कट कर रहा है। तो ALU1 जो है ALU1 दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड, ओके, आफ्टर कटिंग द रिकॉग्निशन साइट। सो BAMH1 है, BAMH1 this is the another example of restriction enzyme. This is actually cutting at this side and the second strand at this side. ये दोनों ही स्ट्रैंड को अलग अलग पोजीशंस पे कट कर रहा है। यहाँ पे सेम पोजीशन पे कटिंग हो रही थी, यहाँ पे अलग पोजीशन पे कटिंग हो रही है। जब अलग पोजीशन पे कटिंग हो रही है तो एक स्ट्रैंड अलग बनेगा और दूसरा स्ट्रैंड अलग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होगा, एक इस तरह से कट के निकलेगा और एक इस तरीके से कट के निकलेगा। ठीक है, एक L शेप और एक आप दूसरा मतलब ऑपोजिट L समझ सकते हैं। तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, इट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। ओके, इनको हम स्टिकी एंड्स बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टिकी एंड्स। HindII है, HindII ये क्या करेंगे, ये भी इस तरह से सेम पोजीशन पे कट कर रहे हैं, तो दे आर प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड्स। ओके, दे आर प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड। तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर फ्यू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी इसमें क्लोनिंग वेक्टर हम देखेंगे और इसकी फंक्शनिंग देखनी है। अब ये एंजाइम फंक्शन कैसे करते हैं, बेसिकली दे आर फंक्शनिंग। तो ये फंक्शन करने का जो इनका सिस्टम है इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ओके, जो फंक्शन करने का तरीका है, और फंक्शन जो बताया है वो वीमर ने बताया है, वीमर ने बताया है 1965 में। ठीक है, वीमर ने बताया है 1965 में अबाउट द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में हम इसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। अभी फंक्शनिंग कैसे हुई, फंक्शनिंग में एक्चुअली वी हैव 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स है हमारे पास फंक्शनिंग में। एक तो पहला है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला कंपोनेंट और दूसरा है इसका मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, दूसरा है हमारा मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो पहला जो पार्ट है वो एक्चुअली क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, और वहाँ पे कटिंग अलाउ करता है। तो दूसरा जो है मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, पहला वाला तो रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है और दूसरा है मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट से मिलके जो बनता है। रिस्ट्रिक्शन में दे जनरली रिकॉग्नाइज एंड कट दो साइड। मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, जैसे इसने अभी क्या है, जो हमारा वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए और प्लस वो जो फॉरेन डीएनए है उसके अंदर खुद का डीएनए भी है। ठीक है, उसके अंदर खुद का डीएनए भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मिड डीएनए। तो मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है मिथाइल को CH3, इट एड्स द मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं सो दैट कि उसके खुद के डीएनए को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। इस तरह से ये खुद के डीएनए को बचा लेता है बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड डीएनए को ना कट करके कोई दूसरा क्रोमोसोमल डीएनए कट कर दे। ठीक है,
तो दूसरे क्रोमोसोमल को डीएनए को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। तो मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाने की वजह से जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो क्रोमोसोमल डीएनए को कट नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को कट कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए ही कट होगा, कोई क्रोमोसोमल डीएनए नहीं कट होगा। तो दिस इज एक्चुअली द वर्क डन बाय द मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये काम कौन करेगा? मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो इसका फंक्शनिंग जो है दो कंपोनेंट से डिसाइड होता है, एक है रिस्ट्रिक्शन और एक है मॉडिफिकेशन। ठीक है, और ये दोनों ही कंपोनेंट मिलके काम करते हैं एंड दे डिसाइड द रोल कि किस तरीके से काम करवाना है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था दैट वाज हिंड D2। ठीक है, इसको हम D अलग से लिखते हैं एंड हिंड D2, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच वाज डिस्कवर्ड। और ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे नाम के एक बैक्टीरिया से निकाला गया था। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे एक पैथोजन है, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे जो है निमोनिया कॉजिंग एजेंट है, इट इज़ कॉजिंग निमोनिया एंड वहाँ से उसके निमोनिया कॉजिंग पैथोजन से वहाँ के प्लाज्मिड से इसको आइसोलेट किया था हिंड2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। और इसका हमने ये कटिंग साइट भी देखा, ये 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करता है और 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करने के बाद इट कट्स एट द सेम एंड और ये क्या कहते हैं ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इट इज़ प्रोड्यूसिंग द ब्लंट एंड। दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हमने सिर्फ एंजाइम वाला पार्ट किया है इस पार्ट के वीडियो में, जिसमें कि हमने लाइजिंग एंजाइम्स की बात की है एंड सेकेंडली वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्लीविंग एंजाइम। ओके, क्लीविंग एंजाइम में हमने एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस की बात की है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके नॉमेनक्लेचर की बात की है एंड आफ्टर द नॉमेनक्लेचर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और कैसे कौन से एंजाइम कट होते हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स। अभी हम स्टिकी एंड का फंक्शन भी देखेंगे। और ये ब्लंट एंड हिंड2 इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। ओके, ये नाम याद रखना है, दिस वॉज एक्चुअली फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस पार्ट के वीडियो में इतना ही है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर एंड द कॉम्पिटेंट होस्ट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।